हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास टेंथ का यूनिट 2 अम्ल, क्षार एंड लवण। तो देखिए, अम्ल, क्षार और लवण, यदि आपने इसका जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उसको सही से समझा होगा तो ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। यदि नहीं समझा होगा तो भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अम्ल, क्षार एवं लवण पाठ का नाम है आपका क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल, तो देखिए, अम्ल आपने बहुत परिभाषा पढ़ी होंगी। देखिए, रासायनिक आधार पर इसकी परिभाषा या कह लो कि आण्विक सिद्धांत के आधार पर क्या होती है। देखिए कि जैसे HN है, HCl है, इसको आप जल में घोलोगे तो ये क्या देगा? HN देगा और क्या देगा? क्लोरीन आयन देगा। H2SO4 है, इसको आप जल में घोलोगे क्या देगा? HN देगा, SO4 आयन देगा। यदि आपने पहला चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये किस प्रकार आयन दे रहे हैं, कैसे आवेश आया। यदि नहीं आपने पढ़ा है तो भी हम आपको बता देंगे। ठीक, ये क्या है? अपनी अंतिम कक्षा को स्थायी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। ये मूलक होता है, इस पे 2 चार्ज होता है और इसमें ये हाइड्रोजन है। तो देखिए, अम्ल की परिभाषा आपको पता चली क्या होता है? वे पदार्थ जिनको क्या जल में घोलने पर, जल में घोलने पर क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। हाइड्रोजन के अतिरिक्त और कोई धन आयन देगा तो अम्ल नहीं कहलाएगा। तो देखिए, यहाँ से आपको परिभाषा क्या मिली? वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन या कह लो इस प्रकार H आयन। क्या? वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। इतनी बात समझ आई क्या बोला मैंने? वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर क्या दें? HN, उन्हें अम्ल कहेंगे। तो यहाँ से देखिए, ये एग्जाम्पल के रूप में कार्य करेंगे। अब देखिए, इसके बाद क्या आपका क्षार। तो देखिए, क्षार क्या होते हैं? जैसे देखिए, आपने देखा होगा कि NaOH, इसको जल में घोलेंगे तो क्या देगा? HN प्लस OHN, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे KOH है, इसको जल में घोलेंगे, ये क्या देगा? KN प्लस KOHN। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा तो वहां से आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार ये क्रिया करके ये बनता है। बाकी आपका नहीं पढ़ा होगा तो हम देखिए इसको भी वीडियो अपलोड कर देंगे। देखिए, इसमें देखिए क्षार किन्हें कहते हैं। तो क्षार देखिए क्या होता है कि वे पदार्थ जिनको जल में घुलने पर क्या देते हैं? OHN, उन्हें क्षार कहते हैं। HN देता है, उन्हें अम्ल कहते हैं। बात खत्म होगी, परिभाषा खत्म होगी। क्या बोला मैंने? वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो यहाँ से देखिए, आपने अम्ल और क्षार की परिभाषा समझ ली होगी। क्या? अम्ल वे जो HN देते हैं और क्षार जो है OHN देते हैं। OHN के अलावा और को भी आयन देगा तो वो क्षार नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार अम्ल क्षार आपका खत्म होता है। लवण,
देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि HCl क्या था, एक अम्ल है, और NaOH क्या है, एक क्षार है। देखिए ध्यान से समझना, जिन बच्चों को अपक्रिया नहीं आती हैं, जिन बच्चों को अपक्रिया नहीं आती हैं उनको भी अपक्रिया सिखाने का देखिए बहुत, जिन बच्चों को अपक्रिया नहीं आती है उनको भी अपक्रिया देखिए हम यहीं पर सिखाएंगे आपको। देखिए क्या होता है कि हमने क्या देखा अभी कि H जल में घुलने पर HN देता है, Cl क्या देता है, -N देता है, Na क्या देता है, +N देता है, OH क्या देता है, -N देता है। तो देखिए जब भी आप अपक्रिया करते हो तो अपक्रिया हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। अब देखिए Na यहाँ पे किससे क्रिया करेगा, Cl से, और H किससे क्रिया करेगा, OH से। H किससे क्रिया करेगा, OH से। तो देखिए HOH से क्रिया करेगा, क्या बनेगा, HOH प्लस, और Na किससे क्रिया कर लेगा, Cl से, तो NaCl। अब देखिए इस पे +1 चार्ज, इस पे -1 चार्ज, इस पे +1 चार्ज, इस पे -1 चार्ज। तो देखिए दोनों पे चार्ज क्या है, यहाँ पर समान है। तो देखिए ये क्या हो गए, खत्म हो गए। तो यहां से देखिए यदि मैं इसकी बात करूं तो यहां से देखिए HOH, इसको हम क्या ले सकते हैं, H2O लिख सकते हैं। तो H2O क्या होता है, ये जल होता है, और ये आपका बन के आता है, ये क्या होता है, लवण होता है। ठीक, जैसे देखिए मैं और भी बात करूं, जैसे KOH अभी हमने पढ़ा, KOH, और जैसे HCl क्या है आपका अम्ल, तो H आयन OH आयन, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो K किससे क्रिया करेगा, Cl से, तो क्या बनाएगा, KCl। और H किससे क्रिया करेगा, OH से, क्या बनाएगा, HOH। तो HOH को हमेशा क्या लिखते हैं, H2O। अब देखिए ये बच्चों को समीकरण करना नहीं आता है, अपक्रिया करना नहीं आता है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसके बाद हमें एक वीडियो अपक्रिया वो बना देंगे आपको। तो यहाँ से देखिए हमें अभी क्या लवण की परिभाषा पढ़नी है। तो देखिए हमने क्या किया कि अम्ल की क्रिया, ये क्या था हमारा अम्ल, ये क्या था हमारा क्षार, और ये क्या बन गया है, लवण। तो देखिए यहीं से कि जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाती है, अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाती है, तो जल के अतिरिक्त, जल के अलावा जो बनता है उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। इतनी बात समझ आई, क्या बोला, जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाती है तो जल के अलावा जो बनता है उसे लवण कहते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार इसकी परिभाषा आप देख सकते हो। क्या बोला मैंने, जब जब अम्ल की क्रिया, जब अम्ल की क्रिया क्षार से, जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाती है, तो जल के अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब अलावा, जल के अतिरिक्त जो बनता है उसे ही लवण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो देखिए यहां से आपको लवण प्राप्त हुआ। क्या बोला मैंने, जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। यहां से एक अपक्रिया बनती है आपकी उदासीनीकरण अपक्रिया। तो देखिए उदासीनीकरण अपक्रिया कैसे कहते हैं कि जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाती है, क्षार क्रिया अम्ल से कराई जाती है, तो लवण और जल का प्राप्त होना क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाता है। तो यहां से देखिए आपको एक परिभाषा और मिल गई। क्या बोला मैंने कि जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाती है, क्षार से कराई जाती है, तो लवण और जल का प्राप्त होना ही क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। क्या बोला, जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाती है तो लवण और जल का प्राप्त होना क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाता है। तो यहाँ से देखिए जिन बच्चों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया होगा अम्ल रासायनिक अपक्रिया, उनको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि नहीं पढ़ा तो देखिए पढ़िए उसको। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपक्रिया करना बताएंगे किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ से अम्ल क्षार लवण सबके समझ में आया। अब देखिए इसके बाद देखिए
आज हम आपको इससे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। और देखिए अब देखिए इसके बाद आता है आपका कि अम्ल। अभी हमने पढ़ा अम्ल। अब अम्ल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखिए क्या होता है, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखिए क्या होता है आपका प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल तो देखिए प्रबल अम्ल कैसे कहते हैं, जैसे आपका HCl है, इसको आप जल में घोलोगे तो HN देगा और Cl देगा। तो मतलब क्या है, जैसे इसको आपने जल में घोला तो HN दिया Cl दिया, यानी बे अम्ल जो जल में घोलने पर पूर्णतः क्या हो जाते हैं, अपने आयनों में आयनित हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। पूर्ण रूप से अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये पूर्ण रूप से आयनित है, मतलब आयनों में बदलना आयनीकरण कहलाता है। तो देखिए प्रबल अम्ल किन्हें कहेंगे, कि बे अम्ल जिनको जल में घोलने पर वे अम्ल जिनको जल में घोलने पर अपने आयनों में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि किन्हीं दो प्रबल अम्लों के नाम और सूत्र लिखिए। तो देखिए नाम और सूत्र क्या, जैसे नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या आपके प्रबल अम्लों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार इनके नाम लिख दोगे सूत्र, तो यहाँ से प्रबल अम्ल खत्म होता है। अब देखिए इसके बाद आता है आपका द्रवल अम्ल। तो देखिए द्रवल अम्ल, देखिए जैसे अभी आपने इसको घोला जल में क्या दिया, पूर्ण रूप से आयनित हो गए। जैसे देखिए एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसको जब आप जल में घोलोगे ये क्या देता है, एसिटेट आयन देता है, और क्या देता है, HN देता है। तो देखिए यहाँ से देखिए क्या अंतर होता है प्रबल और द्रवल में, कि वे अम्ल जिनको जल में घोलने पर अपने आयनों में पूर्ण रूप से आयनित क्या होते हैं, आयनित नहीं होते हैं, बस हो गया, आयनित नहीं होते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, द्रवल अम्ल कहते हैं। क्या परिवर्तन करना है आपको, कि वे अम्ल जो अपने आयनों में पूर्ण रूप से क्या नहीं होते, आयनित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, द्रवल अम्ल कहते हैं। तो यहाँ से देखिए द्रवल अम्ल की परिभाषा क्या होगी, कि वे अम्ल जिनको जल में घोलने पर अपने आयनों में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, उन्हें द्रवल अम्ल कहते हैं। जैसे देखिए एसिटिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल HCOOH। यहां से देखिए आपको यहां से भी आता है कि किन्हीं दो द्रवल अम्लों के नाम व सूत्र लिखिए। तो यहां से देखिए अम्ल के प्रकार हो गए। अब देखिए अम्ल के हम बात करें किसके, भौतिक गुणों की। अम्लों के भौतिक गुण, अम्लों के भौतिक गुण। देखिए क्या क्या होते हैं अम्लों के भौतिक गुण। देखिए आपने सुना होगा क्या होता है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और अम्ल क्या करते हैं, अम्ल नीले
लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल क्या होते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अब देखिए नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब देखिए अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्षार होते हैं लाल को नीला। तो यहाँ पर आपको थोड़ी इनको याद रखने में परेशानी होती है। तो देखिए अम्ल क्या है, एसिड, और नीले मतलब नीले क्या है, नीला मतलब ब्लू, और लाल मतलब आर। तो यहाँ से आप इस प्रकार भी याद रख सकते हो कि एसिड ब्लू को रेड कर देते हैं, ABR, एसिड ब्लू को रेड कर देते हैं। किसको, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। तो ABR यहाँ से इस प्रकार भी आप इसको याद रख सकते हो, ABR। नंबर 3 क्या होता है, देखिए अम्लों की जो प्रकृति होती है, अम्लों की प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक होती है। अम्लों की प्रकृति कैसी होती है, संचारक होती है। इसका मतलब समझते हो, अम्लों की प्रकृति संचारक होती है। इसका मतलब यह है कि ये किसी भी कपड़ा, लकड़ी, कागज या त्वचा पर पड़ने पर उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अम्लों की प्रकृति संचारक होती है, अर्थात यह कपड़ा, कागज, लकड़ी, आदि पर पड़ने से उनको क्या कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। अम्लों की प्रकृति कैसी होती है, संचारक होती है। और ये कपड़ा और क्या, कागज आदि पर पड़ने पर उनको नष्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो गए इनके भौतिक गुण। अब देखिए इसके बाद इनके उपयोग भी आते हैं और इनके रासायनिक गुण भी आते हैं। तो पहले इससे पहले हम क्या पढ़ लें, इनका उपयोग पढ़ते हैं, उसके बाद रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको तत्वों का क्या, जो पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया वो पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो देखिए हम उसके एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे, उसको देखना। तो सबसे पहले इसके क्या हम उपयोग की बात करेंगे। तो अम्लों के उपयोग, अम्लों का उपयोग किस किस में किया जाता है। तो देखिए हर अम्ल का अलग उपयोग होता है, उसे अम्लों का प्रयोग कहते हैं। तो देखिए जैसे आपका H2SO4 है, H2SO4 है, इसका जो प्रयोग होता है वो लेड एसिड बैटरियों में किया जाता है। किसमें, लेड एसिड या सीसा संचायक सेल बैटरियों में किया जाता है। किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। या फिर इसका देखिए प्रयोग किसमें किया जाता है, कृत्रिम रेसे से। कृत्रिम रेसे मतलब मानव द्वारा निर्मित रेसे, या फिर क्या प्लास्टिक बनाने में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 देखिए क्या होता है आपका, कि जैसे जो आपका नाइट्रिक अम्ल होता है वो क्या होता है आपका, सोने व चांदी, किसकी, सोने व चांदी, चांदी के आभूषणों को साफ करने में, सोने व चांदी के आभूषणों को साफ करने में किसका, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका जो उपयोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किसमें किया जाता है, वस्त्र उद्योग में, कपड़ों की रंगाई में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार देखिए अम्लों के प्रयोग पढ़े हमने। सल्फ्यूरिक अम्ल का लेड एसिड बैटरी, और क्या है, प्लास्टिक और आपके कृत्रिम रेसे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सोने व चांदी की वस्तुओं को साफ करने में किसका, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, HNO3 का। किसमें, सोने व चांदी की वस्तुओं को साफ करने में। उर्वरक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, उर्वरक बनाने में भी किया जाता है इसका प्रयोग। और देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का वस्त्र उद्योग में, कपड़ों की रंगाई में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से देखिए आपने अम्लों के उपयोग पढ़ लिए। किस प्रकार लिखोगे, नंबर 1 देखिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किसमें, लेड एसिड बैटरी, प्लास्टिक तथा कृत्रिम रेसे बनाने में किया जाता है। उसके बाद लिखोगे नंबर 2 कि नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोने व चांदी के आभूषणों को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है तथा उर्वरक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किसमें, हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल का प्रयोग वस्त्र उद्योग में उनकी कपड़ों की रंगाई करने में किया जाता है। अब देखिए इसके बाद आता है, क्या आता है आपका कि अम्लों के जो है रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण। तो देखिए अम्लों के रासायनिक गुण, तो सबसे पहला पॉइंट मैं बताऊंगा आपको धातुओं से क्रिया अम्लों की। देखिए ध्यान से समझना, धातुओं से क्रिया किसकी? क्रिया अम्लों से। तो देखिए ध्यान से समझना, धातुओं की क्रिया अम्लों से। तो धातु देखिए जैसे आपका सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, इन किसी धातु की क्रिया अम्लों से कराई। तो देखिए Na है आपका, Na, और ये कर रहा है आपका HCl से क्रिया। तो देखिए आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इनको इनके आवेशों में परिवर्तित करना है। तो जैसे Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव, तो Na किससे क्रिया करेगा? Cl से। क्या बनाएगा? NaCl। अब देखिए इस पे चार्ज एक होता है, इस पे भी चार्ज एक होता है, इनका क्रॉस इनटू करते हैं तो एक का एक में करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा? NaCl बनेगा। बचा आपका H क्या करेगा? H स्वयं से क्रिया कर लेगा, तो स्वयं से क्रिया करने के बाद क्या बनाएगा? H2 बनाएगा, जो कि क्या है? उड़ जाएगी। अब देखिए ये तो आपका क्या हो गया कि धातुओं से क्रिया अम्लों की। तो यहां से देखिए पहला पॉइंट बताया हमने धातुओं से, ये तो आपकी क्रिया हो गई। अब इसको संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने के लिए देखिए यहाँ 2 H है, यहाँ 1 H है। संतुलित करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इधर और उधर परमाणुओं को देखना है और समान करना है। यहाँ पर देखिए Na1 है, Na1 है, Cl1 है, Cl1 है, H2 है, H1 है, तो ये संतुलित नहीं है। तो H2 करने के लिए क्या करोगे? आप इसमें 2 का गुणा करोगे, 2 एकम 2H। अब H संतुलित होने पर Cl नहीं है तो 2Cl, तो यहाँ 2 का गुणा करोगे 2Cl, 2Na। इस प्रकार आप यहाँ से इसको क्या कर लोगे? संतुलित कर लोगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, जैसे इसी के अंदर देखिए दूसरी अभिक्रिया Mg ने क्रिया करी H2SO4 से। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव 2 चार्ज होता है इस पर। अब देखिए Mg किससे क्रिया करेगा? SO4 से क्रिया करेगा। क्या बनाएगा? MgSO4 प्लस। अब देखिए MgSO4, यहाँ से Mg ने SO4 से क्रिया, मैंने अभी बताया आपको कि हमेशा क्रिया प्लस से माइनस की ओर चलती है। तो यहाँ से MgSO4 हो गया। अब देखिए इस पर चार्ज 2 होता है और इस पर भी चार्ज 2 होता है, प्लस माइनस से। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा? एक ही एक आएगा, इसलिए इनका भी हमेशा चार्जों का क्रॉस इनटू करते हैं। तो यहाँ से ये बन के आता है MgSO4 बन के आएगा, एक को दिखाते नहीं इसलिए। अब H स्वयं से क्रिया करेगा तो H2 ही बनाएगा। ये मत सोचो H2 के स्वयं से, H स्वयं से क्रिया करेगा, H स्वयं से क्रिया तो H2। अब H2 को मत देखो कि H4 बन जाएगा, ऐसे नहीं होता है, एक परमाणु उसका क्रिया करता है। अब देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये बैलेंस है, एक Mg, एक SO4, एक SO4, 2H, 2H। इतनी बात समझ में आई? देखिए एक और देखिए पॉइंट इसका, जैसे आपका K ने क्रिया करी H2SO4 से। अब देखिए K ने क्रिया करी H2SO4 से, तो K आपका क्रिया करेगा किससे? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो K किससे क्रिया करेगा? SO4 से करेगा, हाइड्रोजन से तो करेगा नहीं। इस पर 2 चार्ज होता है, लेकिन हमें तो केवल यहाँ पर ये देखना है कि चार्ज कैसा है। तो माइनस का है तो K इससे क्रिया कर लेगा, क्या बनेगा? KSO4। और H स्वयं से क्रिया करेगा, क्या बनेगा? H2। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब देखिए K पर +1 चार्ज होता है और इस पर 2 चार्ज होता है। हमने क्या बताया, जब भी आपका कोई समीकरण बनता है, किसी से क्रिया करता है, तो उनके जो चार्ज होते हैं उनका क्रॉस इनटू करते हैं। अभी आप कहोगे इसमें क्यों नहीं किया, तो इसमें देखिए 2 से 2 कट गया, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक को दिखाएंगे नहीं। इसमें भी एक को दिखाएंगे नहीं। यहाँ क्या है, देखिए इस पे तो 1 जा रहा है तो 1 को तो दिखाएंगे नहीं, ये तो खत्म हो गया। अब 2 इधर आ रहा है तो K2SO4, इस प्रकार क्या बनेगा? K2SO4 बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या बना? K2SO4 बन जाएगा। अब K2SO4 बन जाएगा तो आपका देखिए इसको बैलेंस करोगे तो क्या आएगा? 2K
2H एक SO4 एक SO4। तो इस प्रकार आप धातुओं से क्रिया कर लोगे। करके देखना आप K की क्रिया HCl से, Mg की क्रिया HNO3 से। एक और देखिए, एक और एग्जांपल देखिए इसमें, जैसे हमने Mg की क्रिया HNO3 से कराने के लिए दे दी, इसको ध्यान से समझना। तो देखिए Mg में पॉजिटिव चाहे इस पे पॉजिटिव चाहे इस पे नेगेटिव चाहे। अब देखिए Mg किससे क्रिया करेगा NO3 से, तो क्या बनेगा MgNO3। अब MgNO3 इस पर 2 चार्ज होता है, इस पर 1 चार्ज होता है। ये आपको यदि आपके पास नहीं लिख रहे हैं तो अभी लिखा देंगे किस पे क्या होता है। तो देखिए यहाँ से इसका क्रॉस इंटू करोगे तो 1 को तो दिखाएंगे नहीं। अब आपने 2 का गुणा ऐसे कर दिया, गलत हो जाए। क्या करना पड़ेगा इस पूरे में NO3 में, तो पूरे में कब होता है जब इस पर ब्रैकेट लगा दो तो क्या आएगा MgNO3 का उल्टाज, और यहाँ से H स्वयं से क्रिया करके वही H2 बनाएगी। तो इस प्रकार ये बन के आएगा। अब देखिए यहाँ से इसको आप संतुलित करोगे, 2NO3 आगे 2 लगाओगे, 2H एक Mg। इस प्रकार यहाँ से देखिए आप करना K की क्रिया HNO3 से, Li क्रिया H2SO4 से, B की क्रिया HCl से, और आपका K की क्रिया H2SO4 से। ठीक, इनको आप करना। तो यहाँ से आपका देखिए क्या हो गया, अम्ल क्षार लवण में अम्ल खत्म हो गया आपका। अभी इसमें देखिए अभी आपने एक ही पॉइंट पढ़ा रासायनिक क्रिया धातुओं से क्रिया, अभी इसके और भी पॉइंट है, तो पहले इसको समझिए। ठीक, यदि देखिए आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको क्या कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और क्या करिए सब्सक्राइब करिए। जब भी आपको देखिए प्रत्येक वीडियो को प्रतिदिन देखिए, और क्या करना है आपको पूरा देखना है। जब भी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी, जिनको बिल्कुल नहीं आती है तो वो देखिए क्रम से पढ़िए। अभी हमने अम्ल क्षार लवण का जो पहला टॉपिक पढ़ा है, पहला लेक्चर, इसको पढ़िए, जब यहाँ की चीजें समझ में आएंगी। और इससे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर उसको अगर समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो उसको पहले पढ़िए।